हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव में। दोस्तों, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे और उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से। इसमें हम लोग ने ताप का प्रभाव देखा था, फिर दाब का प्रभाव देखा था, फिर भूकंपीय तरंगों का प्रभाव देखा था। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? भूकंप तरंगों का प्रभाव से जो है पृथ्वी का अध्ययन, और इसी के द्वारा जो हम लोग ने पृथ्वी का पूरा अध्ययन किया था। और इसमें हम लोगों ने पृथ्वी का जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि इसकी विभिन्न परतों में जो है विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। तो आज हम लोग जो है पूरा जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पृथ्वी के किन परतों में कौन से तत्व मैक्सिमम पाए जाते हैं, फिर उन तत्वों का औसत घनत्व क्या होता है, फिर डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है यानी असांतत्य क्या होते हैं, जिसको दूसरे वर्ड में असंबद्धता बोल सकते हैं, वो क्या होता है। तो इस प्रकार हम अध्ययन करते हुए आज हम लोग पूरा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखिए, ये पृथ्वी का जो है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। तो इसको कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं ना, इसको बाहर निकाल करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसको भूपर्पटी भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? मेंटल। ठीक है, और तीसरा क्या है? कोर है। ठीक है, और क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, है ना, इन तत्वों की प्रधानता होती है। फिर मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमा। और यहाँ पर निकिल और फेरिक यानी निकिल और आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूछ लेता है कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्रस्ट को। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट की ऊपरी परत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रस्ट की ऊपरी परत, और इसको क्या बोलेंगे? निचली परत या निम्न परत। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी का निर्माण किन हुआ है, तो उनमें जो है किन तत्वों की प्रधानता है, वहां मतलब सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या सबसे अधिक पाया जाता है? यहाँ ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर जो है हमारा फेरिक यानी आयरन पाया जाता है। तो ये तत्व जो है पाए जाते हैं। तो ये कितने परसेंट में पाए जाते हैं, ये चीजें चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ये ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.60% पाया जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा 46.60% पाया जाता है। सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। ठीक है, और फेरिक जो है यानी आयरन जो है 5% पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन सबसे अधिक, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरिक। कुल जो है यहाँ पर 80-90 तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी की ऊपरी संरचना जो क्रस्ट है उसमें। लेकिन जो है मुख्यतः जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरिक पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, ये पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों का निर्माण जो है किन चट्टानों से हुआ है और किन और क्रस्ट की किस परत से हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, जो है ऊपरी परत में जो है ग्रेनाइट चट्टानें मैक्सिमम पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट चट्टानों की वजह से ही जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, यानी महाद्वीपों का निर्माण जो है ऊपरी परत में हुआ है क्रस्ट की। ठीक है, बोल सकते हैं ना। और निचली परत में जो है बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों से ही जो है महासागरों का निर्माण हुआ है। महासागरों का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों की वजह से। अब एक चीज पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, आपको पता है? चीज पता होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व ये होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। अब हम लोग जब क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रस्ट का भी औसत घनत्व हमको पता होना चाहिए। तो ये कितना होता है? ये 2.8 से लेकर के 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये जितना मैंने आपको बताया ना, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन इसमें से आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं क्रस्ट को आपको जो है रिवाइज करा देता हूँ। क्रस्ट जो है, क्रस्ट में मुख्यतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, और भू प्रॉपर्टी पर जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और फेरिक पाए जाते हैं। यानी ऑक्सीजन जो है 46% पाया जाता है, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8% और फेरिक 5% हमारा पाया जाता है। ठीक है, और क्रस्ट की ऊपरी परत से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें जो है ग्रेनाइट पाई जाती है, और निचली परतों में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जिनके द्वारा महासागरों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8
से लेकर 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हमने जब 2.8 से लेकर के 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा, तो 2.8 कहाँ होगा? आप लोग अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, 2.8 जो है ऊपरी परत में होगा, फिर नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये जो है औसत इसका घनत्व जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो है इसको वेरिएशन में लिखा गया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों का औसत घनत्व जो है बढ़ता है। इसको मैं यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा कैसे औसत घनत्व इनका बढ़ रहा है। क्रस्ट का जो है ये गहराई जो है 100 किलोमीटर को होती है, यानी क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, और मेंटल जो है 100 किलोमीटर तक से 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर मेंटल का जो औसत घनत्व कितना होता है, ये 3.5 से लेकर के मेंटल का औसत घनत्व जो है 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व इतना होता है। ठीक है, फिर इसकी जो है औसत, ये पृथ्वी का जो पूरे वॉल्यूम का मेंटल में जो है वॉल्यूम कितना पाया जाता है, यानी यानी यहाँ पर आयतन जो है, आयतन कितना पाया जाता है, 83% आयतन पाया जाता है। यानी यह जो है पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% आयतन जो है मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% द्रव्यमान जो है मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है एग्जाम में, ये मतलब कि ये क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर मतलब क्या पता होना चाहिए कि मेंटल का जो है औसत घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 83% पाया जाता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% मेंटल में ही पाया जाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ आते हैं कोर में। तो कोर को जो है हम लोग दो भागों में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलेंगे हम लोग आउटर कोर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर कोर, और इसको बोलेंगे इनर कोर। ठीक है, इनर कोर। अब हम लोग ये देखते हैं कि आउटर कोर और इनर कोर की जो है गहराई कितनी होती है ना, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। आउटर कोर की गहराई 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक होती है। यानी आउटर कोर जो है 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, फिर इनर कोर जो है हमारा 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक पाया जाता है। 6378 किलोमीटर तक जो है हमारा आउटर कोर पाया जाता है। तो हमको ये पता है कि आउटर कोर क्या है, हमारी द्रवित अवस्था में है। द्रवित अवस्था में होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है प्रेशर से, इसलिए यहाँ जो है द्रवित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इनर कोर क्या है, हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में है, या फिर जो है प्लास्टिक स्टेट में है ना, या प्लास्टिक स्टेट में है। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा, यहाँ पर जो है प्रेशर बहुत अधिक है, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण जो है इनर कोर जो है सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, और यहाँ पे इनर कोर में जैसे ही सीस्मिक वेव्स आती हैं, इनर कोर में कौन सी सीस्मिक वेव आ सकती हैं, यानी यहाँ पर जो है प्राइमरी सीस्मिक प्राथमिक तरंगे आ सकती है। प्राथमिक तरंगे जो है सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है और लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जब सेकेंडरी तरंगे जब लिक्विड में आती है तो यहाँ गायब हो जाती है, इसलिए यहाँ केवल प्राइमरी तरंगे दिखती हैं, और यहाँ पर इनकी स्पीड जो है प्राइमरी तरंगों की सबसे अधिक होती है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना कि सीस्मिक वेव के द्वारा ही हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं अभी तक इनर कोर तक की। ठीक है, और इसका औसत जो औसत इसका टेम्परेचर होता है ना, औसत टेम्परेचर कितना होता है पता है इसका, कोर का लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग ने, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो है कोर का औसत घनत्व क्या होता है, कोर का औसत घनत्व क्या कितना होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोर का औसत घनत्व कितना होता है। तो इसका औसत घनत्व यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने कोर के बारे में क्या पढ़ा, कोर जो है हमारा 2900 से लेकर के 6378 तक कोर पाया जाता है। फिर कोर को हमने जो है दो भागों में डिवाइड किया, यानी आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो हमारा 2900 से लेकर के 5100 किलोमीटर तक पाया जाता है, और इनर कोर हमारा जो है 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक हमारा आउटर कोर पाया जाता है। ठीक है, मतलब इनर कोर पाया जाता है। ठीक है, और आउटर कोर जो है हमारी द्रवित अवस्था में है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है प्रेशर से। और इनर कोर जो हमारा जो है वो जो है सॉलिड या प्लास्टिक फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है प्लास्टिक फॉर्म में है। और फिर
कोर का औसत टेम्परेचर कितना होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस इसका औसत टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोर का औसत घनत्व क्या होता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका औसत घनत्व। ये चीज हमको पता होनी चाहिए। यानी हमने क्रस्ट मेंटल कोर को डिवाइड कर लिया, यहीं पर हमने आपको सब बता दिया है। और इसमें जितना मैंने बताया इससे एक एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अशांतत्य, पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं इस पार्ट को हमको थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, संबद्धता के बारे में पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूटी या अशांतत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम सिंपली एक डायग्राम से समझते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा आई होप। तो ये कोई मान लीजिए कोई ए क्षेत्र है, ठीक है, और ये क्षेत्र बी है। ठीक है, ये क्षेत्र ए है और ये क्षेत्र बी है। तो इस एरिया, ये जो है इसका संक्रमण एरिया माना जाता है ना, ये संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्षेत्र और बी क्षेत्र दोनों की जो है विशेषताएं पाई जाएंगी। तो जहां पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं उसको जो है असंबद्धता कहते हैं। यानी वह क्षेत्र जहां ए और बी दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी उसको क्या बोलेंगे, असंबद्धता बोलेंगे। या फिर असंबद्धता जो है दूसरे रूप में ये करता है कि यहाँ ये जो है दो क्षेत्रों के मध्य जो है डिवीजन करती है, यानी एक क्षेत्र को बी क्षेत्र से अलग करती है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्रस्ट को जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। क्रस्ट को हमने डिवाइड किया था, ये क्या है, ऊपरी क्रस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, निचली क्रस्ट है। तो वो पार्ट, वो संक्रमण क्षेत्र जो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से जो है अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोनराड। कोनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। यानी यहां पर जो है ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी परत और निचली परत, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। और यही क्षेत्र जो है ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मोह डिस्कंटिन्यूटी आ जाती है। यानी मोह अशांतत्य या मोह असंबद्धता। तो मोह का क्या काम होता है, ये क्रस्ट को जो है मेंटल से अलग करती है। ये क्या करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। ठीक है, फिर अब हमने मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, मेंटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करने वाली परत को क्या बोलते हैं, उसको जो है रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, यानी यहां पर जो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। साथ ही साथ जो है रेपेटिव क्या करेगी, ये ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करेगी। ठीक है, ये रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी की हमारा जो है यहाँ पर वर्क होता है। ठीक है, फिर रेपेटिव के बाद जो आती है हमारी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आती है। क्या आती है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग क्या करती है, ये मेंटल को जो है कोर से अलग करती है। ठीक है, गुटेनबर्ग मेंटल को कोर से अलग करती है। यानी ये वो क्षेत्र है जहां मेंटल और कोर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी यहाँ मेंटल और कोर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है और यही जो है मेंटल को कोर से अलग करती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी आती है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, लेहमन अशांतत्य आता है। तो लेहमन अशांतत्य क्या करता है, ये आउटर कोर को जो है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। तो ये आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है, इसको लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो का आज का हमारा डिस्कशन। तो यहाँ पर जो है हमारी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है क्लास एंड होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।